छोड़ा फैसला, हरीश रावत की दावेदारी पर हरीश धामी ने भी मिलाई हां में हां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और स्वागत है आपका हमारे खास शो रणभूमि लाइव में। यूपी चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अब से 7 घंटे बाद प्रचार युद्ध पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, थम जाएगा। आज का चुनाव प्रचार सबसे खास है क्योंकि आज दिग्गज यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों से हमारे रिपोर्टर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है। 20 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो यूपी में तीसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तीसरे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार का जो चुनाव है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं, इसके साथ ही अवध की 27 सीटें हैं और बुंदेलखंड की भी 13 सीटें हैं। हर क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और जनता भी उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करेगी। बहरहाल आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव प्रचार तमाम सियासी सूरमा आज कर रहे हैं और 16 जिलों में ही हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो हर एक जगह से आने वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो गुंजन ने आपको बताया कि क्या तस्वीरें हैं और अब चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। आप कानपुर से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और हमीरपुर से विकास पुरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले रतीश के पास चलेंगे, कानपुर, जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है। वहां पर क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से प्रचार का यह अंतिम युद्ध आज लड़ा जा रहा है, रतीश? देखिए, बिल्कुल कानपुर एपी सेंटर बना हुआ है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कानपुर में आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर आ रहे हैं। धड़ाधड़ प्रचार किया जा रहा है, धुआंधार प्रचार हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद है गोविंदनगर के वर्तमान विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं एक बार फिर से, और बहुत ज्यादा समर्थक इनके जुड़ गए हैं यहाँ पर। चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है, सीधे सुरेंद्र मैथानी से बात करते हैं। मैथानी जी, ये तो पूरी सड़क भरी हुई है भाई समर्थकों से। हाँ, देखिए, बहुत समर्थकों के अलावा पूरी जनता, जो मैंने 2.25 वर्ष पूर्व में उपचुनाव में विधायक बना, पूरी जनता के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी रही, चाहे मोची हो, हलवाई हो, नाई हो, ई रिक्शा वाला हो, फल वाला हो, ठेले वाला हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे वर्ग हो, किसी धर्म क्षेत्र भाषा भाषी का व्यक्ति हो, सीधी मेरी कनेक्टिविटी रही है। इसलिए आज मेरा चुनाव जनता ने हाथ पर ले लिया है और जनता ये चुनाव जीतने जा रही है और मुझे सेवक के रूप में स्थापित करने जा रही है। एजेंडा क्या है आज प्रचार के आखिरी दिन, क्या एजेंडा लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? हम एक मिनट का पूरा उपयोग करते हुए आज मनोज तिवारी जी अभी आ रहे हैं। लगातार मनोज तिवारी का यहाँ पर रोड शो है। पूर्वांचल और छठ मैया की कृपा से मैं यहाँ पर विधायक बना हूँ। पूर्वांचल के बहुत मतदाता छठ मैया में असीम आस्था रखने वाले यहाँ पर हैं। मैं स्वयं भी उनमें आस्था रखता हूँ और उनकी पूजन गोरखपुर में रहते हुए करता था, तो आज भी करता हूँ। तो इसलिए मनोज तिवारी जी आज हमारे इस रोड शो में है और जैसे ही उनका रोड शो 1-1.5 बजे पूर्ण होगा, रोड शो की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतीश। ये बात इनके सामने आ गई और बहुत सारे समर्थक उनके साथ हैं, दिख रहा है वहां पर, और जोश भी उनका दिखाई दे रहा है। रतीश, अब हम चलेंगे अविनाश के पास फिरोजाबाद और उनसे जानेंगे कि फिरोजाबाद की क्या तस्वीर है, वहां पर प्रत्याशी कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां पर कोई क्या बड़ा नेता आज पहुंचने वाला है। अविनाश, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तीसरे चरण के लिए। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो यहाँ पे आज बड़े नेताओं में अगर बात करें तो फिरोजाबाद में स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो यहाँ पे अपने उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त मेरे साथ AIMIM के कैंडिडेट बबलू सिंह राठौर मौजूद हैं। बबलू सिंह राठौर वो कैंडिडेट हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से इतर AIMIM ने इनको टिकट दिया है। काफ़ी पैठ इनकी बताई जाती है राठौर समुदाय में। नीचे बातचीत करेंगे, इनके समर्थक भी हमारे साथ। राठौर साहब,
पहले आप बसपा से टिकट चाह रहे थे, बसपा ने आपका टिकट काटा तो AIMIM ने दे दिया। कहा जाता है कि आपके समाज में काफ़ी पैठ है, तो लग रहा है कि आप टक्कर दे पाएंगे इस बार। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी में मेरी टिकट काटी, यहां पे एक षड्यंत्र के तहत मेरी टिकट काटी गई, क्योंकि यहां सदर विधायक मनीष सिसोदिया जी हैं जो कि सदियों से, करीब 20 साल से हमारे समाज के वोट को ठगते चले आ रहे हैं। जब मुझे ये लगा कि मेरे समाज को भी भागीदारी चाहिए, मेरे समाज को भी हक अधिकार चाहिए, तो मैंने हिम्मत जुटाई और चुनाव लड़ा और मैं BSP से कैंडिडेट बना। लेकिन सदर विधायक ने हमारी ही पार्टी के चंद लोगों को, माननीय बहन जी को गुमराह करके अपने आप को पैसे से खरीद लिया और टिकट मेरी कटवा दी। जो लग रहा है कि इस बार आप टक्कर दे पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे। देखिए, टक्कर नहीं दे रहा हूं मैं, मेरी टक्कर में ही कोई नहीं है। मैं आपके चैनल के बात बता दूं कि मैं टक्कर नहीं दे रहा हूं। मेरे मुद्दे क्या रहेंगे आपके फिरोजाबाद के? सबसे पहले मेरा मुद्दा है, मूल मुद्दा है कि फिरोजाबाद में जिस तरीके से चूड़ी का व्यवसाय है, जो यहाँ के नगर विधायक द्वारा मानक के अनुसार शासनादेश अपनी पूरी राजनीतिक कहानी बता दी इन श्रीमान ने, जो AIMIM के कैंडिडेट हैं और अपने समाज के साथ इंसाफ के लिए राजनीति में उतरे हैं। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इनकी इतनी ही। बहरहाल अब शक्ति के पास चलेंगे और वो हमारे साथ मौजूद हैं कासगंज से। कासगंज की क्या तस्वीर है आज की, शक्ति? क्या आप वहां पर चुनाव प्रचार में विशेष देख रहे हैं और क्या कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा लीडर जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके आज पहुंच रहे हैं कासगंज? देखिए, अभी तक किसी बड़े लीडर की पहुंचने की तो यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। अगर बात की जाए कासगंज की, तो कासगंज के जो सदर जो सीट है, ये बड़ी ही रोचक सीट है। यहाँ पर जो बीजेपी के मौजूदा विधायक है देवेंद्र राजपूत, उनके सामने जो सपा के जो कैंडिडेट हैं वो 6 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और 2017 में उनका टिकट काटा गया, उन्हें टिकट नहीं मिला सपा से, और जिसके बाद एक बार फिर सपा पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा। सुबह हमने उनसे बात की, बात करने के बाद हम देवेंद्र राजपूत जो हैं उनके रोड शो में गए और उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक क्या कहती है जनता के हम बीच में, ये बताइए कि इस बार यहाँ चुनाव में क्या रहने वाला है? मेरे कोई पता, मैं यहाँ के रहने वाले नहीं हूँ। अच्छा, कुछ नहीं पता। चलिए आप बताइए कि चुनाव में, अगर यहाँ की चुनाव की बात करें, यहाँ के भूगोल की बात करें, तो क्या है यहाँ पर? यहाँ जो इस समय जो वर्तमान विधायक हैं मौजूदा, वो भाजपा से हैं। सपा भी यहाँ पहले जीत चुकी है। जो सपा से जो प्रत्याशी हैं वो पहले कई बार कांग्रेस से, फिर उसके बाद सपा से भी जीत करके विधानसभा पहुँच चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ जो है लोधी बाहुल सीट है और लोधी बेल्ट है, तो जातिगत आधार पर दोनों ही प्रत्याशी जो है लोधी जाति के हैं, इसलिए रोचक मुकाबला है। ठीक है, बसपा ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। ठीक है, ये श्रीमान जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं, ये बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक नजर आते हैं। इन्होंने जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका पूरा राजनीतिक इतिहास बता दिया, जातिगत समीकरण भी इन्होंने बता दिए प्रमुख प्रत्याशियों के। इनकी बात सुन के कासगंज को बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब हम चलेंगे जालौन, वहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 है।
जालौन में अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं इस वक्त एक और चुनावी अगर सभा आज को। देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव जीते, जालौन में अखिलेश यादव का संबोधन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर शून्य हो जाएगी। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड की वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई।
न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है, गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है, और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव शुरू होते ही डोर टू डोर, अरे अभी मत नारे लगाओ, ये अभी मत लगाओ, ये वाले मत लगाओ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे, और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे, न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं दिला पाए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता, समय पर दवाई मिल जाती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंच गया। वो पैदल पैदल पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंचे। और याद करिए वो घटना जिस समय एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी पैदल, वो इंतजार की और उसके बाद मजबूरी में फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। अगर उस समय किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी और मैंने खुद उस परिवार को 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। और जितने भी मजदूरों की जान गई उस समय, समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद कर करके 90 परिवारों को पार्टी से मदद की थी 1-1 लाख रुपया। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग,
ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम, ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहाँ, बताओ नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? और अभी झांसी में आए थे, ये हमारे साथियों अखबार में पढ़ा होगा, कह रहे हैं हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन।